Good afternoon, students. Am I audible? Am I audible? Please reply. Please reply. यस सर, आ रही है आपके आवाज। Okay. So everyone, please switch on your cameras. Switch on your cameras. Are you listening? आवाज आ रही है मेरी? Please reply. हाँ सर, आ रही है। बाकी बच्चों को आ रही है? आवाज नहीं यस आ सर, रही आ क्या रही मेरी? है। फिर बोल क्यों नहीं रहे हो आप? Please reply. देखो मेरा गला खराब है, मैं अभी कल भी बोला आपको, ज्यादा तेज मेरे से नहीं बोला जाएगा, प्लीज बार बार रिपीट नहीं करवाओ। ओके। एक बार मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ, आज जैसे इसकी पीपीटी है, ताकि आपके पास अभी 1 घंटा है, इसके बाद तो आप अपनी एक बार रिवाइज कर लें और प्रिपेयर हो जाएं। एंड कहाँ चला गया शीट? योर today's turn. Yes, Jitender. Roll number 23, Jitender. है जितेंद्र? यस सर। ओके जितेंद्र, आज पूरी तरह प्रिपेयर करके आना, ठीक है? आज हम आपका फाइनल कर देंगे। नाउ देन प्रिंस, रोल नंबर 31 प्रिंस, रोल नंबर 25 कौशल। नहीं है? एक बार ग्रुप में अपना मैसेज कर दो बच्चों को, शायद लग रहा है उन्हें क्लास का मैसेज नहीं मिल पाया उन्हें, या उन्होंने देखा नहीं है। सो अपने फ्रेंड्स को एक बार बोल दो क्लास के लिए, सो दे कैन ज्वाइन। उसके बाद है योर नंदिनी, पवन, राहुल 33 and 34, राखी and रामदत्त, शेखर and ऋषभ नायक। ओके।
screen is visible to you. सो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे हमारे पावर प्लांट में, दैट इज पोल्यूशन कंट्रोलिंग। ठीक है, हो गया। ये क्या हो गया था बीच में, अभी कुछ कनेक्शन प्रॉब्लम था क्या? यस सर, सर आप Yes, डिस्कनेक्ट sir. हो गए थे। अभी मैं देख रहा था ट्रबल शूट करने के लिए, पता नहीं क्या कनेक्टिंग लिखा रहा था बस। एक बार मैं मैसेज कर देता हूँ ग्रुप में। ओके, स्क्रीन नहीं हो रही ना शेयर, एक सेकंड। Now you can see the screen, yes? Yes, sir. So we were discussing about the FGD, means flue gas desulfurization system। ठीक है, तो इसके हमारे पास 3 टाइप्स हैं। ठीक है, the flue gas desulfurization system similar to the wet scrubber, but FGD can be of following type। पहला recovery and regenerative type system, and दूसरा throw away and non-generative regenerative type system। In this system the reactants are not recovered and the final product are sulfur salts of calcium and magnesium। होता क्या है कि नॉन रिजनरेटिव में इनको हम अलग अलग नहीं कर सकते, लेकिन रीजनरेटिव एंड रिकवरी टाइप में हम इनको अलग अलग जो है रिकवर कर सकते हैं इन मटेरियल्स को, जो आपके फ्लू गैस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट्स हैं। तो रीजनरेटिव सिस्टम के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो इसके अंदर हमारे पास ये सिस्टम्स आता है, दैट इज FW ब्रेगुआ प्रोसेस सिस्टम, वेलमैन लॉर्ड प्रोसेस सिस्टम एंड वेट मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोसेस सिस्टम। ठीक है, सो ये 3 प्रोसेस सिस्टम्स हैं हमारे पास। तो पहला है, इसमें जो आपको डायग्राम दिख रहा है, दिस इज FW बर्गुआ FGD रिजनरेटिव सिस्टम, राइट? सो इसमें एक बार देखो कैसे कैसे प्रोसेस हो रहा है, देन आई विल एक्सप्लेन यू। यहाँ से स्टार्ट करो, देखना द बॉयलर से आपकी फ्लू गैसेज आ रही है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से देखो, देन SO2 4 एब्जॉर्बर, यहाँ से इसको SO2 एब्जॉर्ब कर लिया, बाकी जो गैसेस थी उसको बाहर छोड़ा चिमनी में, क्लीन फ्लू गैस है, and this is collected and screened to dispose of। देखो एक बार, देखो आपका फ्यूल जला, उससे आपकी जो है हीट जनरेट हुई, फ्लू गैसेस आई, कुछ कंबस्टेबल प्रोडक्ट्स था, कुछ अनकंबस्टेबल प्रोडक्ट्स था। जो कंबस्टेबल था वो कंबस्ट होके आपको एनर्जी दे के चला गया, जो कुछ अनकंबस्टेबल था वो एस की फॉर्म में रुक गया। लेकिन जो हाइड्रोकार्बन्स थे, मान लो CH2 था या CH4 था, ये जलने के बाद आपको 2 कंपोनेंट्स देगा, एक तो CO2 देगा प्लस H2O देगा प्लस हीट। लेकिन क्या बात होता है, फॉसिल फ्यूल्स के अंदर काफी सल्फर कंटेंट्स होते हैं। ठीक है, वो सल्फर ऑक्साइड्स बनाते हैं। सो ये बहुत ही ज्यादा हमारे एनवायरनमेंट के लिए हैजार्डियस है, तो हमें इसको निकालना है। कुछ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बनाते हैं, नाइट्रॉक्स बोलते हैं इनको, है ना, NO3 हो गया, NO2 हो गया। सो दीज आर लीथल आल्सो। इनके बारे में हमने पढ़ा था कि क्या क्या इफेक्ट्स हमारे ह्यूमंस पे, वेजिटेशन पे एंड अदर मटेरियल्स पे इनका क्या इफेक्ट होता है, वो हमने कल लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो हमें सबसे पहला SO2 को हटाना है, तो उसके लिए हमने जो था वेट स्क्रबर यूज किया। नाउ वेट स्क्रबर से हमारे पास कुछ डिसएडवांटेजेस आ गई। पहला क्या, कि हमें जो गैस हमारे पास जिसको हमने स्क्रबर से पास किया, उसको दोबारा से रीहीट करना पड़ रहा था उसको वहां से निकालने के लिए, बिकॉज द टेम्परेचर ऑफ गैस वाज डिक्रीजिंग विद द स्प्रे ऑफ वाटर ऑन इट। सो इननेसेसरी हमें और ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है उस पर। तो कुछ ऐसा सिस्टम लगाएं ताकि हमें वो एनर्जी बच जाए। तो हुआ क्या, आफ्टर बर्निंग द फ्लू गैसेस आर नाउ बीइंग पास्ड थ्रू दिस चैम्बर, SO2 4 एब्जॉर्बर, ये एक सिस्टम लगा होता है, यहाँ से जो है SO2 is absorbed and the rest of the gas is allowed to move freely through the chimney to the environment।
क्योंकि इसमें सल्फर जो कंटेंट है वो नहीं है। देन दिस इज टेकन टू एंड स्क्रीन्ड, और बाकी कहाँ हो जाएगा, फ्लाई एश डिस्पोजल में। स्क्रीनिंग किया हमने, SO2 को निकाल दिया, बाकी जो कंटेंट था उसको फ्लाई एश डिस्पोजल में हमने बाहर निकाल के फेंक दिया। नाउ ये सैचुरेटेड SO2 है, मींस इसका जो कंटेंट है वो काफी अच्छी परसेंटेज में है। अगेन टू दिस हॉट सैंड चार रीजनरेटर, एक सिस्टम होता है हॉट चार रीजनरेटर, इसके थ्रू हम पास करते हैं, फिर ये दोबारा से चार एब्जॉर्बर की तरफ जाता है एंड SO2 यहाँ से निकल के आती है, और बाकी जो ऐश होती है और जो छोटी मोटी पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पे सेटल हो जाती है। देन अगेन टू अदर प्रोसेस वन, टू मोल्टन SO सल्फर स्टोरेज टैंक, यहाँ पे जो है मोल्टन फॉर्म में योर सल्फर विल बी स्टोर्ड, राइट। सो देख पा रहे हैं कि रीजनरेटिव सिस्टम मतलब ये है कि आपने SO2 को निकाला और वो एक प्योर फॉर्म में उसको आपने स्टोर कर दिया। नाउ दिस सल्फर कैन बी यूज्ड फॉर अदर एप्लीकेशंस। अगर यही नॉन रीजनरेटिव होता तो यहाँ पे सॉल्ट्स मिलते हमें SO4 के, CaSO4 मिलता या MgSO4 मिलता, ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स के फॉर्म में मिलता, राइट। समझे इसको? यस सर। सो प्रोसेस में क्या लिखा हुआ है मैं एक बार बता देता हूं आपको। इन दिस प्रोसेस SO2 is removed by absorption and sulfur is collected as molten sulfur, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस इसी तरह से था कि आपको मोल्टन सल्फर जो इसमें अचीव हो जाता है, यू कैन स्टोर दैट सल्फर फॉर अदर एप्लीकेशंस, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस और मेडिकल एप्लीकेशंस जो भी हैं आप इसमें यूज कर सकते हैं इसको। दूसरा है दैट इज वेलमैन लॉर्ड flue gas desulfurization system. In this system, SO2 is removed by absorption in sodium carbonate and SO2 is recovered as sulfuric and sulfuric acid products, ठीक है। जो दूसरा वाला सिस्टम था इसमें देखो, जो हमने पहला यूज किया है जो FW बेरगुआ प्रोसेस, इसमें हमें मोल्टन सल्फर मिल रहा है, लेकिन जो दूसरा हम जो वेलमैन लोड एब्सॉर्प्शन रीजनरेटिव सिस्टम यूज कर रहे हैं इसके अंदर हमें मिल रहा है सल्फ्यूरिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स, ठीक है। एंड दिस इज द प्लांट का जो लेआउट है कि किस तरह से हो रहा है। यू कैन सी द फ्लू गैस इज एंटर्ड इनटू दिस चिमनी, बिफोर दैट SO2 इज ऑब्जॉर्ब्ड हियर, फिर यहां से इसको लेके गए हैं दिस सिस्टम दैट इज वेपोराइजेशन एंड क्रिस्टलाइजर में रेस्ट, ठीक है। देन अगेन टू द कंडेंसेशन, फिर यहाँ पर डिसॉल्विंग करते हैं इसको वाटर के साथ। वाटर के साथ जब SO2 डिसॉल्व होती है क्या बनेगा, H2SO4, यस और नो? यस सर। ये छोटी छोटी चीजें मैं कह रहा हूँ। H2O के साथ अगर मैं SO4 को मिलाऊं तो इस इक्वेशन को बताइए क्या लिखेंगे। H2SO4 प्लस O2, बैलेंस करें इक्वेशन को तो दो हाइड्रोजन, यहाँ पे 5 ऑक्सीजन है, यहाँ पे हमारे पास 6 ऑक्सीजन है, मतलब यहाँ कुछ गड़बड़ है। तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ इसको और 2 से मल्टीप्लाई किस करूँ, तो मेरे पास 4 दूनी 8 और यहाँ 10, और मेरे पास यहाँ कितनी है, 4 दूनी 8 और 2 10, यस, दिस इज द बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म में हमें और सल्फ्यूरिक एसिड के प्रोडक्ट्स के फॉर्म में यहाँ पे हमें जो है SO2 को हम यहाँ से निकालते हैं। दिस कैन आल्सो बी यूज, देखो सल्फ्यूरिक एसिड कहाँ यूज हो रहा है हमारा, लेड एसिड बेसिट्रीज में जो है हम यूज कर रहे हैं। लेड एसिड बेसिट्रीज जो होती हैं उसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड एज इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं कि नहीं करते? जो आपके घर में इन्वर्टर्स में बैटरीज लगी होती हैं या कार में जो बैटरीज लगी सर हुई हैं यस सर। उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट क्या है, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, यस सर। ओके।
तो in non-generative systems, the principal reactants is either limestone or lime. The slurry is made into sludge by adding fly ash and the other proprietary sludge additives, and the sludge is disposed. This method could prove a bit more expensive since no sulfur and sulfur products are recovered, and the reactant is non-generative, as in case of FW Brugge process. Okay. Now this is all about your sulfur के सल्फर को हम कैसे रिड ऑफ करें. उसके लिए हमने दो सिस्टम पढ़े. पहला योर वेट स्क्रबर, दूसरा हमने रीजनरेटिव सिस्टम्स पढ़ा, और रीजनरेटिव के साथ हमने दूसरा पढ़ा नॉन रीजनरेटिव, जिसमें हम सल्फर को रिकवर नहीं कर पा रहे हैं. बट इन फर्स्ट टू प्रोसेसेस वी आर एबल टू रिकवर द सल्फर इन टू डिफरेंट फॉर्म्स. फर्स्ट ईयर मोल्टन सल्फर, एंड अगेन दूसरे वाले में हम सल्फ्यूरिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स के फॉर्म में रिकवर कर पा रहे थे. राइट. नाउ एमिशन ऑफ नॉक्स की बात करते हैं. नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की मैंने बताई आपको. तो नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स अगर डिफरेंट ऑक्सीजन कॉम्बिनेशन के साथ आती है एनवायरनमेंट में, तो वी गिव देम अ जनरल टर्म और उसके अंडर हम सबको लिख देते हैं. सो दैट इज नॉक्स. NOx. एक्स मींस आपके कितने मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ कंबाइन है वो हमें पता नहीं है. एक्चुअल प्रोडक्ट क्या है नहीं पता, बट मल्टीपल प्रोडक्ट्स आएंगे, इसलिए हमने इसकी एक सब कैटेगरी बना दी, दैट इज नॉक्स. तुम बोलते हैं ना नॉक्स ऑक्साइड्स, सारी ऑक्साइड्स ही ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुई है, तो दीज आर ऑक्साइड्स. यस और नो. सो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आर कंपाउंड्स ऑफ द एलिमेंट्स नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, both of which are present in air. The combustion of fossil fuels in air is accompanied by the formation of nitric acid and nitric oxides. अब nitric oxides अगर पानी के साथ मिलेंगे, they form nitric acid, which is subsequently partly oxidized to nitrogen dioxide. So resulting mixture of various variable combustions is represented by NOx, where X has a value between 1 and 2. तो NO और NO2 दोनों को हम कैटेगराइज करें तो NOx कह देते हैं इसको. तो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आर प्रेजेंट इन स्टैक गैसेस फ्रॉम कोल, ऑयल, गैस फर्नेसेस, एंड आल्सो इन एग्जॉस्ट गैसेस फ्रॉम इंटरनल कंबशन इंजन्स एंड गैस टर्बाइन्स. तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जितने भी होंगे, दे आर रिच इन नाइट्रोस compounds नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर. तो जब ये बर्न होगा तो हमें क्या मिलेगा? ये वाली ऑक्साइड्स मिलेंगी. सल्फर जन होगा तो सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन बर्न होगा तो नाइट्रोजन ऑक्साइड कंबाइन होगा, तब ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज होगा. सो वी हैव टू रीड ऑफ दीज थिंग्स. The following methods are commonly used to reduce the nitrogen oxides emission from the thermal and gas power plants. The reduction of temperature in the combustion zone. NOx को बनने से रोकने के लिए नाइट्रोजन ऑक्साइडेशन के साथ जो कंबाइन हो रही है, उसका सबसे एक मेजर रीजन है, दैट इज टेम्परेचर. अगर आप हाई टेम्परेचर्स पर ऑपरेट कर रहे हैं किसी भी पावर प्लांट को या किसी भी इंजन को, द पॉसिबिलिटीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नॉक्स इज हाई. दूसरा, रिडक्शन ऑफ रेजिडेंस पीरियड इन द कंबशन जोन, कि आपका फ्यूल कंबशन जोन में कितनी देर तक रहता है. तीसरा, इंक्रीज इन इक्विवेलेंस रेशियो इन कंबशन जोन. इक्विवेलेंस रेशियो कितना है. सो तीन फैक्टर्स अगर हम कंट्रोल कर पाते हैं, देन वी विल बी एबल टू रिड्यूस द एमिशन ऑफ नॉक्स. राइट. तो नॉक्स का मैंने बताया था, इसके डिसएडवांटेज क्या है. देखो, वेजिटेशन पे और मिनरल्स पे इसका ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इरिटेशन आपके ह्यूमंस में एंड ब्रोंकाइटिस आपके करने के बहुत बहुत चांसेस हैं नॉक्स के थ्रू. राइट. नाउ पर्टिकुलेट एमिशन एंड इट्स कंट्रोल. पर्टिकुलेट एमिशन क्या होता है, मैंने कल बताया था, एक बार को बताएगा. PM 2.5 के बारे में बताया था. यस सर, जो गैसेस निकलती हैं फुल गैसेस तो निकलती है. मैंने स्लोप पर्टिकुलेट मैटर के बारे में बताया था आपको. PM 2.5 जो एयर क्वालिटी इंडेक्स, अभी देखो दिल्ली गवर्नमेंट स्टार्ट करने लग जाएगी, सुप्रीम कोर्ट हल्ला मचाएगा, फिर NGT देगी गाइडलाइंस के, ऐसा मत करो ऐसा मत करो,
फिर आप पटाखे जलाओगे, फिर आपके पटाखे पे बैन लग जाएगा, बिकॉज पीपीएम 2.5 की मात्रा बढ़ रही है, एयर क्वालिटी इंडेक्स घट रहा है। सो ये इतना छोटा पार्टिकल होता है कि N95 मास्क भी इसको हार्डली रोक पाता है, ठीक है, एंड इज वेरी हार्डली कार्सिनोजेनिक। कि आपके लंग्स के अंदर ये पर्टिकुलर मैटर जला गया और क्वांटिटी बढ़ गई, देन देर आर वेरी वेरी हाई चांसेस ऑफ योर ट्यूमर्स इन योर लंग, ठीक है, कंटेमिनेशन करेगा अंदर से लंग्स का, सांस लेने में तकलीफ होगी, ब्रोंकाइटिस टाइप की बीमारी आएंगी, योर एयर कैपेसिटी जो आप लेते हो, सांस लेने की जो क्षमता है वो घट जाएगी, आप ज्यादा काम नहीं कर सकते, योर एफिशिएंसी विल लो। ओवरऑल जब भी आप देखेंगे तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी घट जाएगी, आदमी कम जिंदा रहेगा, बिकॉज इतनी सारी जब बीमारियां उसको घेर लेंगी तो उसका पूरे फंक्शन बॉडी प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगी। अगर आप गाड़ी की सर्विस ढंग से ना कराओ, फिल्टर साफ नहीं कराओ उसका, तो क्या होगा, ऑयल चेंज नहीं करवाओगे तो क्या होगा, डेब्रिस इकट्ठा होता रहेगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि योर इंजन विल फेल, फेल मतलब योर लाइफ गॉन, सर्विस लाइफ जो उसकी थी वो आपने प्रॉपरली उसको नहीं मेंटेन किया, एंड खत्म, अब इंजन नहीं चलेगा। ओके, तो पर्टिकुलेट एमिशन इन पावर प्लांट यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स इज द इजीएस्ट टू कंट्रोल। देखो सॉलिड पार्टिकल्स हैं तो इसको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं, गैसेस को कंट्रोल कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, but you can control the solid particles. So the particulate matter can be either dust particles having a diameter of 1 micron which do not settle down, or the particulate with a diameter of more than 10 microns which settle down to the ground. देखो जब 1 माइक्रोन का जो पार्टिकल है वो इतना हल्का है कि हवा में सस्पेंड रहेगा काफी देर तक, लेकिन अगर जब पार्टिकल होता है 10 माइक्रोन से बड़ा, सो वो आराम से आपका सेटल हो सकता है। So the particulate emission can be classified as follows. That is, first, smoke. It composed of stable suspension of particles that has a diameter of less than 10 microns and are visible only in aggregate. मतलब जब ज्यादा में इकट्ठा हो जाते हैं स्मोक के पार्टिकल्स तो आपको दिखेंगे, और डायमीटर जो है इनका 10 माइक्रोन से ज्यादा होता है। वहीं मैं बात करूं फ्यूम्स की, दे आर वेरी स्मॉल पार्टिकल्स रिजल्टिंग फ्रॉम चिमनी रिएक्शंस एंड आर नॉर्मली कंपोज्ड ऑफ मेटल्स एंड मेटल ऑक्साइड्स। देखो स्मोक की बात करें या फ्यूम्स की बात करें, देखो चिमनी से जब धुआं निकलता है थोड़ी देर तक तो वो दिखता है चिमनी से निकलता हुआ, उसके बाद आपको दिखता नहीं है, देखते हो कहाँ चला गया, वो वहीं रहता है, गया कुछ नहीं, बट डिस्पर्स हो जाता है। मीन्स जो पार्टिकल्स जो एक साथ थे पहले इकट्ठा थे निकल रहे थे, अब वो डिस्पर्स हो गए, तो इतने छोटे पार्टिकल्स थे कि वो हवा को ब्लॉक नहीं कर पाते, तो उनकी ओपेसिटी जो है वो लेस है, तो उसकी वजह से आपको वो दिखते नहीं है, बट वो रहते हैं वहां पे। हैव यू हर्ड अबाउट द योर वो जो किंडल होता है ना, रूम के अंदर जब एक छोटी सी सुराख से रोशनी आ रही होती है, टिंडलिंग इफेक्ट देखा हुआ आपने, टिंडलिंग इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट पढ़ा था फिजिक्स में, हम भी पढ़ते उससे 8th 9th में, टिंडल इफेक्ट, कि एक हाँ जी अंधेरा सर, कमरा पढ़ा था। है, अंधेरे कमरे के अंदर एक छोटा सा रोशनदान है, और आप झाड़ू लगाइए, जब धूप तेज आती है तो यू कैन सी हाउ मच पार्टिकल्स आर देयर सस्पेंडिंग इन एयर, टिंडलिंग इफेक्ट। यस सर, फिर देश ने बताया था कि वो कुछ कार्तिक वार्तिक कर रहा था अंधेरे कमरे में। कॉलेज में एक्सपेरिमेंट कर रहा था सर वो। हाँ हाँ, क्या होगा अपने फिजिक्स में हमारे पास जो है डार्क रूम है, यू कैन परफॉर्म दैट एक्सपेरिमेंट ओवर देयर, क्योंकि हाई इंटेंसिटी जी लाइट सर। चाहिए आपको, और जो है एक रूम जिसमें अंधेरा हो, वो उसी बस एक स्पॉट से लाइट आएगी। आप अपने कमरे में भी कर सकते हैं, आप लाइट्स बंद कीजिए सारी, टॉर्च लाइट जलाइए, ठीक है, रात के टाइम, और अपनी बेडशीट को ना ऐसे उठा के झाड़ दीजिए, देन यू कैन सी हाउ मच डस्ट पार्टिकल्स आर देयर इन योर रूम। लेकिन वैसे आपको दिखेंगे नहीं, लाइट जलाइए दिन में आपको दिखेगा ही नहीं, एक बार आप एक हल्का सा हाथ भी मारोगे ना तो इतनी धूल निकल के आएगी, आपको लगेगा मैं कितने गंदे एनवायरमेंट में रह रहा हूँ। ओके, यू कैन डू दिस जी एक्सपेरिमेंट। सर। नाउ फ्लाई एश, सो दीज आर द एश पार्टिकल्स ऑफ डायमीटर 100 माइक्रोन्स और लेस। देखो ये काफी बड़े पार्टिकल्स हैं, तो फ्लाई एश हमारे लिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, इसको हम आराम से बेफल प्लेट्स लगा के रैपिड वेलोसिटी चेंज से इसको हम सेटल डाउन कर सकते हैं। देन सिंडर्स, these are the solid particles as particles of diameter 100 microns or more. The above particulates in any system of controlling the particulate emissions are to be effectively collected from the flue gases, क्योंकि ये environment में जाएंगे तो ये दिक्कत पैदा करेंगे। The performance parameter for any particulate remover
इज कॉल्ड द कलेक्टिव एफिशिएंसी डिफाइंड एज, कि किसी भी कलेक्टर की कितने उसने पार्टिकल्स इकट्ठे किए और कितने पार्टिकल्स उसके ऊपर आए, दैट इज डिफाइंड बाय द इस एफिशिएंसी, वो कितना एफिशिएंट है। सो द कलेक्टर एफिशिएंसी इज डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू द मास ऑफ द डस्ट रिमूव्ड टू द मास ऑफ डस्ट प्रेजेंट, मतलब आपकी जो एयर के अंदर कितनी मास क्वांटिटी में जो एस थी या डस्ट पार्टिकल्स थे और कितने आपने रिमूव किए, दैट इज योर एफिशिएंसी। So for different systems, the collector efficiency varies from 50 to 99%. For electrostatic precipitator is moves to up to 90 degrees, 90%. तो मैंने ये जब आपको एस हैंडलिंग पढ़ाया था, आपने एक बार रिकॉल कर पाओ तो मैंने एस हैंडलिंग में बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के बारे में कि हम स्टैटिक चार्ज जो है दे देते हैं, तो जो वो पार्टिकल्स चार्ज अप हो जाते हैं और वहां पे स्टिक हो जाते हैं, एंड देन वी कलेक्ट देम। वो जैसे जैसे बढ़ता रहेगा मास, वो धीरे धीरे नीचे गिरता रहेगा, and we can easily collect it and dispose it off. इसको आप एक एग्जांपल से ले सकते हो। देखो ये वाले पार्टिकल जब आते हैं तो धीरे 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 फैलते हैं, लोगों को पता नहीं होता। लेकिन अगर मैं एग्जांपल लूं किसी पॉइजनस गैस का, वो अगर धीरे धीरे फैलनी शुरू हो जाए तो इट विल बी वेरी लीथल। यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ यूनियन कार्बाइड इन भोपाल। हैव यू हर्ड अबाउट द इंसिडेंट ऑफ यूनियन कार्बाइड? एक केमिकल फैक्ट्री थी यूनियन कार्बाइड, 90s की बात है, ठीक है, राजीव गांधी की सरकार थी उस टाइम। ओके, हुआ क्या, there was a plant union carbide that was dealing with chemicals and very very high chemicals। तो वहां पे थी वो एक गैस थी, गैस का नाम मुझे याद नहीं आ रहा यूनियन कार्बाइड का। सो देयर वाज अ लीकेज ऑफ दैट गैस, और जो उसकी प्रिवेंटिव मशीनरी थी वो काम नहीं कर पाई, और वो गैस जो थी एनवायरनमेंट में फैल गई, वहां के कई हजारों लोग जो हैं मर गए। आपने सुना है इसके बारे में? भोपाल में हुआ था 94 में। मैं नाम बता रहा हूँ गैस का, क्या था, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस थी, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस थी। ओके। सो एक मैं एक आपको ये दे रहा हूँ एग्जांपल, ताकि आप इसको कोरिलेट कर सके कि ये हमें प्रिवेंट करना क्यों जरूरी है। समझ पाए? यस सर। एम आई एबल टू एक्सप्लेन इट यस क्लियरली? सर, यस सर। देखो मेरे पढ़ाने का तो तरीका यही है, मैं तो काम चीजों को लिंक करता हूँ इन्वायरमेंट से, क्या आपके इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है इससे रिलेटेड, ताकि यू कैन रिमेम्बर इट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। ठीक है, ये मेमोरी टेक्निक है एक्चुअली में। किसी दिन सिखाऊंगा आपको मेमोरी टेक्निक्स, कैसे हमारा दिमाग काम करता है, कैसे वी कैन हैक आवर सिस्टम, अपने दिमाग को कैसे हैक कर सकते हैं। ओके, नाउ सिंडर कैचर्स, इसके बारे में मैंने पढ़ाया था आपको जब मैं पावर प्लांट पढ़ा रहा था, तो एस हैंडलिंग जब मैं पढ़ा रहा था तब मैंने इसके बारे में आपको पढ़ाया था। ठीक है, और एक बार पढ़ लेते हैं इसको। तो इसमें देखो डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम्स हैं। यू कैन सी दिस। देखो पहला वाला डायग्राम देखो, यहां से गैस आ रही है, नाउ देयर इज अ सडन एक्सपेंशन हियर। जब कहीं पे एरिया बढ़ जाता है तो वेलोसिटी, अगर कंटिन्यूटी इक्वेशन लगवाऊं मैं, a1v1 इज इक्वल टू a2v2। सपोज तो यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था कम, तो वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पे, ज्यादा होगी। नाउ यहाँ पे जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो ज्यादा हो गया। अगर मैं इसको कांस्टेंट रखता हूँ, नेग्लेक्टिंग द फ्रिक्शन ऑफ पाइप इज 0, और जो थोड़ा बहुत यहाँ से यहाँ मूव करने के लिए प्रेशर ड्रॉप हुआ है उसको भी मैं नेग्लेक्ट करता हूँ, तो ये वाली इक्वेशन वैलिड हो जाएगी। ठीक है, ये वैलिड नहीं है इस केस में, बट by taking some exemptions you can apply this equation here, a1v1 is equal to a2v2। सो इससे आपको क्लियरली समझ में आएगा कि यहाँ पे जब क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ रहा है, दैट मींस योर वेलोसिटी विल डेफिनेटली डिक्रीज। तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी, मान लो मैं किसी चीज को तेजी से फेंकता हूँ और फिर धीरे से फेंकता हूँ, तो वो पार्टिकल्स यहाँ पे आराम से
वजन के कारण धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाएंगे एंड आपकी गैस सीधा निकल जाएगी। ये सुन लो। यस सर। दूसरा देखो, सडन इंक्रीज, यहाँ पे लिखा है सडन डिक्रीज इन गैस वेलोसिटी। मैंने आपको बताया कि वेलोसिटी क्यों डिक्रीज होगी। यस, कोई मैसेज कर रहा है? यस, कोई स्टूडेंट मैसेज कर रहा है क्या? किसी को कोई डाउट है? नो सर। सो देखे, आप समझ पाए कि ये कैसे काम कर रही है, ये वाला मैकेनिज्म, कलेक्शन इन ऐश सॉलिड पार्टिकल्स को। नाउ दूसरा वाला मैंने बताया आपको वेलोसिटी चेंज। देखो वेलोसिटी चेंज मैंने कई बार आपको बताया, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी चेंज हम दूसरे तरीका से कर सकते हैं। पहला v इंटू डायरेक्शन, यही तो था। इधर वी चेंज द मैग्नीट्यूड और इधर वी चेंज द डायरेक्शन। अगर दोनों में से किसी को भी चेंज करेंगे द वेलोसिटी विल गोइंग टू चेंज। बताइए। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो वेलोसिटी इस तरह से थी, पाइप के अंदर जो गैस आ रही है, और नाउ फिर ये ऐसे हुई, फिर ऐसे हुई, और फिर ऐसे हुई। सो यू कैन सी, ऑल्दो इफ वी नेग्लेक्ट द फ्रिक्शन इन द पाइप, तो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड जो है चेंज नहीं हो रहा है। अगर फ्रिक्शन नहीं है मींस योर मैग्नीट्यूड इज नॉट चेंजिंग, स्टिल द वेलोसिटी इज चेंज बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन चेंज। और इतनी जल्दी डायरेक्शन चेंज होने की वजह से आपके सॉलिड पार्टिकल्स इनर्शिया के वजह से इतना जल्दी वो शिफ्ट नहीं कर पाते। सो बिकॉज ऑफ दैट इनर्शिया दे फॉल डाउन। तो सडन चेंज इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ गैसेस एंड ड्यू टू द इनर्शिया these four solid particles settle down. Now तीसरा वाला जल्दी से पढ़ लेते हैं, तीन आज खत्म करके चलेंगे। Now in pigments of gases, flue gases on a series of baffle plates. Now series of baffle plates लगाई हैं, वो भी इसको restrict कर रही हैं। Solid particles जब उसे strike करते हैं तो उनकी energy loss हो जाती है, they come to rest and they settle down. और जो air है, जो गैस है, वो धीरे से वहां से निकल जाती है pores से। Okay. Similarly in this cone fan type cinder. Okay. यहाँ पे हमने बैफल्स का यूज किया है, यहाँ वेलोसिटी चेंज, डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर हम वेलोसिटी डिक्रीज कर रहे हैं विद इंक्रीजिंग द एरिया फ्लो, ठीक है। एंड यहाँ पे भी हम वेलोसिटी चेंज कर रहे हैं सडनली, रैपिडली, ऐसे यहाँ पे घूम रही है वेलोसिटी। Now, impingement of flue gases on various of baffle plates stops the particles matter seen in following diagram। कि baffle plates किसी चीज से आप टकराओगे तो उसकी वेलोसिटी जीरो होगी कि नहीं होगी, अगर इनलास्टिक कोलिजन है तो, ठीक है। सो देयर आर these are commonly used in stakers and small cyclone furnaces where crushed coal is burned rather than very fine pulverized coal, ठीक है। The collection efficiency of cinder catcher is about 50 to 75%. And now talking about this fourth one, that is cinder vane fan. The cinder vane fan uses the fan which imparts centrifugal force to the particles and they are collected as shown in the figure. The efficiency is from 50 to 75%. जब इसको स्पिन करेंगे, because of the centrifugal force the particles will be pulled outside from the center to the periphery and then they are simultaneously collected into hopper. Okay. Getting my point? Is that clear? Please reply. Yes sir. Yes sir. Okay. So any doubt so far? Yes, anyone has any doubt?
15 students are with me. Any doubt in any of the process I described today? क्लास ले भी रहे हो या फिर चला के छोड़ रखा है बस? रिप्लाई तो आता नहीं है आपका. नहीं सर ऐसी बात नहीं है. Yes. Attend to your roll call. Sir. Abhishek, roll number 2. Present, sir. Akash. Akash. Roll number 3, Akash. Okay. Ankit, roll number 6. Ankit. अंकित नहीं है. आशीष, रोल नंबर 7, आशीष. Present, sir. Hello, sir. यस. ये ब्लूटूथ से कनेक्ट था, पता नहीं आवाज ही नहीं आ रहा ब्लूटूथ में. जा रही मतलब आ तो रही है. कोई बात नहीं. अब चंदन. डिस्कनेक्ट किया, अब आ रही है. चंदन. Yes, sir. Yes, sir. ओके. गौरव कुमार. यस सर. गौरव कहाँ थे तुम इतने दिन से? सर 2-3 दिन नहीं था बीच में. क्यों नहीं थे? सर कहीं बाहर गया हुआ था. ओके. हिमांशु, रोल नंबर 17. यस सर. यस सर. हिमांशु पुंडीर. प्रेजेंट सर. हृदेश. Present sir, roll number 19. रोल नंबर 22, जैनिश कुमार. प्रेजेंट सर. जितेंद्र राणा. Present, sir. कार्तिक. कौशल कुमार. नंदनी. पवन सिंह. प्रिंस. राहुल. रोल नंबर 32, राहुल. राहुल चौधरी. राहुल सिंह, रोल नंबर 34. रोल नंबर Present, 34. Yes, sir. Present. ओके. रामदत्त. रामदत्त. Present, sir. Sir, present. रौनक. यस सर. प्रेजेंट. शेखर. शेखर. शेखर नहीं है. नो सर नहीं है. ऋषभ नायक. प्रेजेंट सर. Okay. Anyone else? Anyone else? Roll number 3. Okay. So thank you so much for joining. मिलते हैं 4 बजे. Okay.